तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 9 आरसीआर की, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9। तो बेसिक समझा देता हूँ पहले कि सेक्शन 9 होता क्या है। बहुत ऊपर ऊपर से इन डेप्थ आप लोग पढ़ लेना। सेक्शन 9 एक पिटीशन है जो हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हस्बैंड है, जैसे इस केस में हस्बैंड ही है, तो हस्बैंड को उसकी वाइफ छोड़ के जा चुकी है फॉर व्हाटसोएवर रीजन इट इज, और उसको वापस बुलाना है। हस्बैंड को अपनी वाइफ को वापस बुलाना है अपने घर पे बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बाय दिस पेटिशन, लीगली। ठीक है। तो अब सर, किसी को हम कैसे फोर्स कर सकते हैं कि अगर कोई छोड़ के चला गया तो हम कैसे फोर्स कर सकते हैं कि वो हमारे पास आकर के रहे। और वो एक ऑप्शन दे रखा है सेक्शन 9 में। इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, जब ये ड्राफ्ट और ये सब मैं आपको बता दूंगा कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, ये एग्जिस्ट करता है तो क्यों करता है, और क्यों ये है एग्जिस्टेंस में। बहुत फनी है ये सेक्शन एक तरह से। प्रैक्टिकलिटी में जब हम आते हैं तो स्टार्ट करते हैं। वैसे ही अगर आपने पहली जो वीडियो हमारी डाइवोर्स के ऊपर जो है, अगर आपने ढंग से देखी है, ठीक से देखी है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था सबसे पहले हर केस में एक केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट जाता है जो आपके सामने है। नहीं देखी वीडियो तो दोबारा देखो, उसमें इन डिटेल सब कुछ बताया हुआ है। फिर भी मैं इसमें एक बार और बेसिक बता देता हूँ। उसमें सारी बेसिक डिटेल्स जाती हैं। जो पिटीशन के सबसे ऊपर लगता है केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट, जिसे हम CIF भी बोलते हैं, पहले भी मैंने बताया था। तो इसमें पार्टीज का नाम, नंबर, आधार, जेंडर, एड्रेस, एज, सब कुछ इसके अंदर जाता है। बहुत बेसिक फॉर्म है, इसमें सब लिखा हुआ है, उसके आगे वो चीज़ लिख देनी है। पुलिस स्टेशन वगैरह जितनी भी डिटेल्स आपके पास है सब लिख दो। कुछ डिटेल्स नहीं भी है, अगर जो जैसे वैल्यूएशन ऑफ सूट है या फिर पुलिस स्टेशन है या ये सब कुछ इक्का दुक्का चीज़ें नहीं भी है तो चल जाता है, फाइल हो जाता है, लेकिन बेसिक डिटेल्स जो है वो पूरी होनी चाहिए। आगे वैसे ही डिफेंडेंट का, जैसे इस केस में हम लोग नितिन की तरफ से हैं, तो नितिन की तरफ से हमने ये फाइल किया है। नितिन की डिटेल्स आ गई सारी। उसके बाद डिफेंडेंट की डिटेल्स आ गई, प्रियंका की उसकी सारी डिटेल्स आ गई, फिर आपके एडवोकेट से आ गई। सब मैंने पहले बताया हुआ, इन डिटेल बताया हुआ है, उसमें देख लेना। जो आपका एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी सारी डिटेल्स, उनका नाम, एनरोलमेंट नंबर, ईमेल आईडी, सिग्नेचर, सारा। वापस आ गए इंडेक्स। इंडेक्स का भी हमें पता है सब कुछ सेम पुरानी वीडियो की तरह। इसमें जो भी हम नीचे डालेंगे, लिखेंगे पिटीशन, उसको हम इंडेक्स में शॉर्ट में डाल देंगे टाइटल की तरह, और उसे पेजिंग कर देंगे कि कौन जिस भी पेज पे वो है उसे डाल देंगे। जैसे मेमो ऑफ पार्टीज 1 नंबर पे, बाकी पिटीशन 2 से 9 नंबर पे। पेज वाइज पेजिंग आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट होती है हमेशा। मेमो ऑफ पार्टीज से हमेशा पेजिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ से हमारा एक्चुअल ड्राफ्ट स्टार्ट होता है। ये सब तो फॉर्मेलिटीज, इंडेक्स वगैरह तो ठीक है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। पिटीशन जाती है, टाइटल सिंपली पिटीशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अलॉन्ग विद द एफिडेविट। बहुत बेसिक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ, वही लिखा हुआ जो सेक्शन में लिखा हुआ है। सेक्शन 9 में पिटीशन डाल रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में डाल रहे हैं। किस लिए डाल रहे हैं जी? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। आगे आते हैं मेमो ऑफ पार्टीज। सेम अगेन, इसमें भी सब कुछ इन डिटेल होता है, जिसे हम मेमो ऑफ पार्टीज बोलते हैं। और नितिन जो हस्बैंड है उसकी सारी डिटेल्स, सन ऑफ, एड्रेस, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, सेम प्रियंका का। उसके बाद ये अपना पिटिशनर, रिस्पोंडेंट, फिर पिटिशनर, नीचे एडवोकेट्स की डिटेल, सिग्नेचर, सब कुछ वैसा का वैसा ही। कुछ इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। ये टाइटल भी अगर आप ऊपर देखोगे ये भी बिल्कुल सेम जाएगा, क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है। तो डाइवोर्स में भी ये प्रिंसिपल जज को रेफर होता है, और इसमें भी ये प्रिंसिपल जज को रेफर होगा। और जब हम आगे म्यूचुअल डाइवोर्स की या किसी और चीज़ की बात करेंगे तो वो भी प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट ही रेफर होगा। आगे चलते हैं ड्राफ्ट पे। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हम आपको ड्राफ्ट दिखा रहे हैं और जो रेफर करवा रहे हैं ना, ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बोला था पिछले वीडियो में, या तो ये ऑलरेडी चल रहे हैं कोर्ट में ऑलरेडी, या ये कोर्ट में चल के डिस्पोज ऑफ हो गए हैं। ठीक है, तो इनसे रिलायबल ड्राफ्ट्स टू लुक इनटू और टू रेफर आपको नहीं मिल सकते। क्योंकि आप कभी कभी आपको क्या होता है, आपको हमने भी देखा है
जब हम स्टूडेंट्स थे तो कुछ ड्राफ्ट्स जो ना बल्क में बहुत बिकते थे, पीडीएफ में, पेन ड्राइव में, वर्ड में, वो कुछ ड्राफ्ट ऐसे होते हैं जिन पे ना आप एंटायरली ऐसे उन्हें रेफर नहीं कर सकते, उन पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं पता चीज़ें, क्योंकि बदलती रहती हैं। हमारी लाइन में चीज़ें बदलती रहती हैं, फॉर्मेट बदलता रहता है, लाइनिंग बदलती रहती है, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो उन पे रिलाय ना करो तो ज़्यादा बेटर है। इंस्टेड गो थ्रू दिस, क्योंकि ये ऑलरेडी फाइल्ड हैं, चल रहे हैं, वेल ड्राफ्टेड हैं, आपको हेल्प होगी अपने ड्राफ्ट के लिए आने वाले टाइम में, या सीखने के लिए या पढ़ने के लिए। पिटीशन हमारी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। सेम अगेन, टाइटल डाला, सूट डाला, कौन से सेक्शन में है वो डाला, पिटीशन अंडर सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन, प्रे कर रहे हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो इट। ये एक मोड ऑफ, एक रिस्पेक्ट है जो हम कोर्ट को शो करते हैं, एक डिसेंसी है हर ड्राफ्ट की, वो दिखानी पड़ती है। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज होनी चाहिए। मैंने अगेन फिर कहा था, व्हेन इट कम्स टू ड्राफ्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हैवी वर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, शशि थरूर नहीं बनना है हम लोग को। सिंपल, बहुत सिंपल। हमारा मैसेज जो है बस हमें वो कॉन्वे होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बेसिक होना चाहिए। बस आपका मैसेज जो आप जज को और सामने वाली पार्टी को पहुंचाना चाहते हो वो आपको पहुंच जाए। इससे ज़्यादा मैं लिख के देता हूँ, कोई भी सीनियर हो, कुछ भी हो, अगर आप कल को कहीं जॉब करते हो या लिटिगेशन में जाते हो, देखो हर किसी का ड्राफ्टिंग का तरीका ना बहुत अलग होता है, और उनके लेवल पे उनको सेटिस्फाई करना भी मुश्किल है, क्योंकि आपका तरीका कुछ अलग हो सकता है और सीनियर का ड्राफ्ट करने का कुछ अलग तरीका हो सकता है। सीनियर को जब आपको ड्राफ्ट देंगे तो उनको एक्सपेक्टेशन होगी, वो ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप अपना बेस्ट बना के दो, वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपना बेस्ट बना के तो दो, लेकिन मेरे हिसाब से दो। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अगर आपका ड्राफ्ट ठीक है, डिसेंट है, सारे फैक्ट्स कवर करता है, लीगल पॉइंट्स कवर करता है, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो उसके लिए डिमोटिवेशन या कुछ होने की जरूरत नहीं है। जैसे ये ड्राफ्ट अगर आप देखोगे, इसमें बहुत ऐसे हैवी वर्ड्स नहीं, बहुत सिंपल है, समझ आने लायक है। कोई नॉर्मल आदमी जिसको बेसिक इंग्लिश भी आती होगी उसको भी समझ आएगा, क्लाइंट को भी आपके। लॉ तो अलग चीज़ है और जजेस तो अलग चीज़ है। ऐसी इनफैक्ट अगर मैं और डीप जाऊँ तो बहुत सारे जजेस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी बोला है कि अपनी जजमेंट्स को लेकर के भी, कि ये जो जजमेंट्स है थोड़ी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में होनी चाहिए, ताकि एक लेमैन आदमी भी पढ़े तो समझ आए कि उसमें लिखा क्या है, ठीक है। तो उसी पे रहो, ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हैवी वो सोचना कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उससे, सिंपल रखो। तो अगेन डाइवोर्स की तरह ही सेम ड्राफ्ट जाता है, मोर और लेस, जो कुछ लाइन्स और कुछ पैराग्राफ्स हैं वो सेम जाते हैं। मैरिज कब हुई, कहाँ हुई, कौन से कस्टम से हुई, डेट, वेडिंग कार्ड हमने लगा दिया एनेक्जर्स में, प्रूफ ऑफ मैरिज जो बोलते हैं, वेडिंग कार्ड हो गया, वेडिंग फोटोज हो गई, अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड लगा दिया। बहुत सिंपल है, आप इसको ड्राफ्ट को पढ़ना, पॉज करके इसको देखना, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ रामायण नहीं, कुछ नहीं है कि इसमें मैं आपको कुछ समझाऊं या दिखाऊं, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द मैरिज एंड एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द पिटीशन, स्टेटस ऑफ द पार्टीज, शादी से पहले पार्टीज का क्या स्टेटस था, शादी के बाद कहाँ रह रही हैं, कैसे रह रही हैं, सारी चीज़ें आपको इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है। जैसा है क्लाइंट से पूछो और उस हिसाब से यहाँ पे लिख दो, ठीक है। बिफोर मैरिज क्या एज थी, आफ्टर मैरिज क्या एज थी, या फिर यूँ कह लो कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस प्रेजेंट शूट क्या था, ठीक है। फॉलो आपको यही ड्राफ्ट करना है, फॉर्मेटिंग आपको यही फॉलो करनी है, सब कुछ यही फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं है, कुछ ऐसा दिमाग लड़ाने जैसा नहीं है, सिर्फ देखना है, लिखना है, एडिट करना है। कुछ ड्राफ्ट हैं ऐसे हमारी लिटिगेशन में जो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है और बहुत ईजी है। यूँ कह सकते हैं कि आई बी वेरी ऑनेस्ट कि ईजी मनी मेकिंग है ये कुछ ऐसे ड्राफ्ट्स हैं। अगर सिर्फ आप ड्राफ्टिंग की बात करो, कोर्ट में चीज़ें अलग होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स अलग होती हैं, टैक्टिक्स अलग होते हैं, वो सब अलग है। ये मत सोचना कि मैं बोल रहा हूँ कि ड्राफ्टिंग ईजी है तो फिर प्रोसीडिंग्स भी ईजी होंगी, नहीं, मैं सिर्फ ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे ड्राफ्ट्स जो बहुत ईजीली कोई भी ड्राफ्ट कर सकता है अगर बेसिक इंग्लिश अच्छी है तो। थर्ड पैरा, तो शादी के बाद क्या हुआ, that after the marriage the respondent was taken by the petitioner to his house where both the parties resided together, ठीक है। कोई बच्चा नहीं है, कोई चिल्ड्रन है तो वो लिख देंगे, नहीं है तो नहीं है, सिंपल पैरा अगेन। अब आ जाते हैं फैक्ट्स पे। अगेन फैक्ट्स क्या होंगे, फैक्ट्स वही होंगे जो पार्टीज आपको बताएंगी कि भाई वो आपके घर आई, इतने समय रही, इतने समय तक नहीं रही,
ये उन्होंने किया और ये उन्होंने नहीं किया। ग्राउंड्स हमेशा वही जाएंगे अगेन क्रुएलिटी के, क्योंकि इन सब केसेस में ग्राउंड्स कुछ और हो भी नहीं सकते। चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, फैक्ट्स केस टू केस अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा ग्राउंड है मोर और लेस वो सब कुछ सेम ही रहेगा, जो एक कंप्रेस करके वो क्रुएलिटी में आ जाता है, ठीक है, या डिजर्शन में आ जाता है, या फिर 13B के 13 सेक्शन 13 में जो ग्राउंड दे रखे हैं डाइवोर्स के उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो वो क्रुएलिटी आप दिखाओगे, रीजंस दिखाओगे कि भाई क्या वजह थी या क्या रीजन था कि वो छोड़ के चली गई, और हमने ट्राई करा कि वो हमारे पास वापस आ जाए और हमारे कॉन्जुगल राइट्स हैं जो वो वापस से ठीक हो जाए, रिकनसाइल हो जाए हमारा डिस्प्यूट। तो मैं एक पैरा पढ़ देता हूँ फॉर योर रेफरेंस, बाकी इसमें सिर्फ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स वो मैंने अगेन बताया जो आपका क्लाइंट्स आपको बताएगा, इसको पढ़ लेना, क्योंकि केस टू केस फैक्ट्स वेरी करते हैं। मैं अगर इसको आपको पूरी तरह पढ़ के समझा भी दूंगा तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि हर केस के फैक्ट्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं टू सम एक्सटेंट, और टू कह सकते हो कि सेम भी। आप अगर एग्जैजरेटिंग की बात आती है तो ऐसे ड्राफ्ट्स में, मैट्रिमोनियल ड्राफ्ट्स में, I'll be very blunt and honest with the practice that is being going on in the district court. Exaggeration भी होता है, वो कोई एडवोकेट माने और या ना माने वो अलग चीज़ है, मगर ड्राफ्ट्स में एग्जैजरेशन होता है, कुछ चीज़ें ऐसी डाली जाती हैं जो आपके केस को शायद स्ट्रॉन्ग करें या फिर आपकी पिटीशन को स्ट्रॉन्ग करें, केस को नहीं भी करें एटलीस्ट पिटीशन को स्ट्रॉन्ग कर दे कि वो देखने में लगे कि हाँ जी भाई बहुत हैवी ड्राफ्ट है और एलिगेशंस आर सिवियर। प्रूफ हो नहीं हो दैट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल, वो बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है। लेकिन आपको अवर्मेंट्स डालने हैं, ग्राउंड्स आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि पिटीशन में अगर कोई आपने ग्राउंड मिस कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने डाइवोर्स में बताया था कॉज ऑफ एक्शन का या जुरिस्डिक्शन का, तो जज साहब पहले आपसे आप तो बोल दोगे कि सर दिस इज हाउ ये कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनता है, लेकिन आपसे फिर भी जज साहब ये पूछेंगे कि जब पिटीशन में कहाँ लिखा है, और अगर पिटीशन में नहीं लिखा होगा तो आप फंस गए, या तो आप उसे अमेंड करके लाओ या आप उसको विड्रॉ करो या फ्रेश फाइल करो, फाइट होगा कुछ नहीं, वापस से चल जाएगा केस, लेकिन वो फाइट आपकी बढ़ जाएगी। तो अवर्मेंट्स होना बहुत जरूरी है पिटीशन में, ठीक है। मैं एक पैरा पढ़ देता हूँ दैट आफ्टर द मैरिज द पिटिशनर वाज होपिंग टू लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ विद द रिस्पोंडेंट एंड फॉर द सेम द पिटिशनर ऑलवेज gave utmost love, affection and respect to the respondent and fulfilled all her necessities as per his earning and capacity. But even then the respondent was not happy. She remained sad most of the time, and when the petitioner asked her about the same, the respondent chose not to reply in a satisfactory manner. The petitioner, though that the respondent is new in their house and she may take some time to adjust herself in the atmosphere of her matrimonial home. बेसिक लाइन है, बेसिकली आप क्योंकि सेक्शन 9 हम डाल रहे हैं, देखो मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली, आपको ये ध्यान रखना है कि आप पिटीशन कौन सी डाल रहे हो और ग्राउंड फिर आपको उस हिसाब से रखना। अब आप हस्बैंड हो, आप सेक्शन 9 डाल रहे हो, आप अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हो, तो आप इसमें अपना कंडक्ट जो पिटीशन में दिखाओगे वो आपको अपना तो अच्छा ही दिखाना पड़ेगा ना, ऑफकोर्स आपको अपनी साइड अच्छी दिखानी पड़ेगी कि जी हम शादी करके लाए, हमने उसे अच्छा अपने बेटी की तरह रखा, मेरे माँ बाप ने अच्छे से रखा और सब कुछ टाइम पे मिला, उसे अपनी बेटी की तरह पाला गया, रखा गया, संभाला गया। आपको अपना कंडक्ट तो अच्छा ही दिखाना है, सामने वाले का तो आप वैसे ही दिखाओगे जैसा उसका है, या फिर जो भी एग्जैजरेशन आप करते हो, ताकि जैसा आपको लगे कि हाँ जी भाई हमारी इंटेंशन जो है जेन्युइन है, उसको हम बुलाना चाहते हैं, हम अपने मैटर को रिकनसाइल करना चाहते हैं, हमें नई डिस्प्यूट क्रिएट करना है, हेंस वी आर बिफोर द कोर्ट। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, इनको पढ़ लेना, पॉज करके समझना हो, अच्छे से देख लेना कि फैक्ट्स को ड्राफ्ट कैसे होता है या किस तरह से बनाया जाता है। हालांकि कुछ है नहीं इसमें, अगर हाँ एक बेसिक लीगल लैंग्वेज होती है वो उससे समझ आ जाएगी इसको देख के और पढ़ के, ठीक है। इसमें पैरा 9 देखो, पैरा 9 में लिख दिया कि भाई वो घर छोड़ के कब गई, कैसे गई, क्यों गई, हमने कितना उनको बुलाया, कितना हमने ट्राई करा कि रिकनसाइल, ये सभी लिखा हुआ है इसमें और कुछ नहीं है, सब फैक्ट्स हैं, लॉ है ही नहीं इसमें, चलो फैक्ट्स ही हैं सारा इसमें। सेक्शन 11 पैराग्राफ आप आओ, पैराग्राफ 10 से देखो, इसमें हमने लिखा हुआ है मोटा मोटा सब कुछ कि दैट द रिस्पोंडेंट विदाउट एनी जस्टिफाइड कॉज और रीजन हैज लेफ्ट द कंपनी ऑफ द पिटिशनर एंड डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स मेड बाय द पिटिशनर। क्या कर रहे हैं हम, अपनी इंटेंशन दिखा रहे हैं कि हमने बहुत कोशिश करी कि वो हमारे घर पे रुक जाए और डिस्प्यूट ना हो या वो ना जाए। His family members, well wishers, she did not understand
However, on the other hand, the petitioner is still willing and ready to bring back the respondent and to maintain the respondent, but the respondent has deprived the petitioner from his natural right. However, the respondent is legally wedded wife of the petitioner, is liable to join the company of the petitioner, and as all the efforts of the petitioner and his relatives to bring the respondents have gone in vain, the petitioner is left with no other option but to file the present petition. अब भाई उसने बता दिया कि हमने तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाल लिए, सब कुछ कर लिया, उससे बात नहीं बनी, हेंस हम अब कोर्ट में आए हैं, अब कोर्ट ही कुछ करेगी और कुछ हो पाएगा। ठीक है, अब ये सच हो या ना हो कोई कोई मैटर ही नहीं करता, आपको बस लिखना है। अगर इस सेक्शन में जाना है तो आपको लिखना है और अपना कंडक्ट अच्छा दिखाना है। सच और झूठ सब ट्रायल की बात है, सब अलग है, अलग चीज है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन सेम पैरा कि द पेटिशनर इज बाउंड टू लिव विद द हस्बैंड क्योंकि शी इज अ लीगली वेडेड वाइफ। कॉन्जुगल, ओके, व्हाट आर कॉन्जुगल राइट्स, ये आप पढ़ लेना। बेसिकली कॉन्जुगल राइट्स, जब हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में रहते हैं तो दे हैव द राइट टू कोहैबिटेट विद ईच अदर एज अ स्पाउस। तो एक ये राइट है। अगर आपका स्पाउस आपको डिप्राइव कर रहा है ऑफ दैट राइट ऑफ कॉन्जुगल राइट, तो एक ये डाइवोर्स का भी ग्राउंड है और इन सब चीज़ों का भी ग्राउंड है जो हम डाल रहे हैं। ठीक है, पैरा 12 से जो आ गया वो भी जनरल पैरा आ गया। जनरल पैराज जो हमने पहले भी बात करी थी, सेम एज इट इज कॉपी कर दो, उसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। नो डिले, रिलीफ और ये कॉज ऑफ एक्शन वाला पैरा आ जाता है। उसके बाद कि जो पिटिशन है हमारी, अगर जैसे ये वाली कहाँ डली हुई है, ये द्वारका में डली हुई है, द्वारका कोर्ट में, तो ये द्वारका में क्यों डलेगी? मैंने फिर बताया इन केसेस में क्या होता है, या तो हस्बैंड जहाँ रहता है वहाँ से जुरिस्डिक्शन बनती है, या वाइफ जहाँ भी रहती है वहाँ से जुरिस्डिक्शन बन जाती है। तो ये पैरा पढ़ देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। जुरिस्डिक्शन का पैरा हर केस में इंपॉर्टेंट होता है, ये दिखाना बहुत जरूरी होता है कि उस कोर्ट में हम क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पैरा आपने मिस कर दिया जिसकी मैं बात कर रहा था। तो जैसा आप आपके ओरल सबमिशंस पे नहीं एडमिट करेंगे उस चीज़ को, बेशक आप सही बोल रहे हो, लेकिन उसको पेटिशन में होना बहुत ज़रूरी है। That the parties to this petition last resided and cohabited at the residence of the petitioner at Delhi. The petitioner is still residing at the address mentioned in the title of the suit, which falls within the jurisdiction of PS Kapaseda. PS माने जिस एड्रेस पे हस्बैंड रह रहा है उसका नियरेस्ट PS यानी पुलिस स्टेशन, और वहाँ से बनती है द्वारका कोर्ट। तो इसलिए द्वारका कोर्ट, हैंस दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज got territorial jurisdiction to entertain the present application। तो ये हो गया। प्रेयर में क्या मांग रहे हैं? प्रेयर में सेम चीज मांग रहे हैं कि भाई हमारी वाइफ को ऑर्डर किया जाए कि वो हमारे पास आके रहे और कॉन्जुगल राइट्स को रिस्टोर करे और रिकनसाइल करे सब कुछ। ठीक है, एफिडेविट, बेसिक एफिडेविट सेम वही हम ओथ करते हैं कि जो भी हमने लिखा है, जो भी फैक्ट्स लिखे हैं, जो भी अवर्टमेंट्स हमने ऊपर लिखी हैं, वो मैं ओथ पे कसम खा के कहता हूँ या कहती हूँ कि वो सब सच है। ठीक है, इसके बाद इसको ओथ कमिश्नर करवाना होता है। ये शायद हमसे मिस हो गया था डिवोर्स वाली वीडियो में, मैं इसमें इसको डिटेल में बता देता हूँ। ये जो स्टैंपिंग आप देख रहे हो ना, ओथ कमिश्नर, ये जो स्टैंप्स लगी हुई हैं, ये आप सोच रहे हो कि सर ये क्या लगा हुआ है, इसका क्या वैल्यू है या क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये जो एफिडेविट्स होते हैं ना, इनको ओथ कसम देना, मतलब कि ओथ कमिश्नर्स बैठे होते हैं हर कोर्ट में एक पर्टिकुलर स्पॉट पे, जिन पे अथॉरिटी होती है इन एफिडेविट्स को ओथ पे अटेस्ट करना। अब इसको अटेस्ट कैसे करवाएं? देखो ये एफिडेविट है, ठीक है, ये जो यहाँ पे पार्टी के साइन होते हैं, जो आपका क्लाइंट है नितिन कुमार, आप जाओगे उस ओथ कमिश्नर के पास। अब ये मत सोचना कि ओथ कमिश्नर, सर ओथ कमिश्नर तो कमिश्नर कहाँ का कमिश्नर है? ओथ कमिश्नर एक ये कह लो एक नाम है। ओथ कमिश्नर इज नॉट अ कमिश्नर, इट इज जस्ट समथिंग वी कॉल कि वो ओथ कमिश्नर है जो स्टैंप करते हैं। ठीक है, वहाँ जाओगे, एफिडेविट्स लेके जाओगे, पार्टी का आपका होना बहुत ज़रूरी है थियोरेटिकली। अभी आता हूँ उस बात पे, प्रैक्टिकल बात पे। और पार्टी के सामने ही साइन होते हैं, पार्टी अपना आधार कार्ड दिखाती है ओथ कमिश्नर को, ओथ कमिश्नर वेरीफाई करते हैं कि वही पार्टी है, और फिर उसको अपना वो साइन स्टैम्प अटैच करते हैं जिसमें उनका नाम आता है, एक पर्टिकुलर नंबर, रेफरेंस नंबर आता है, वो अपने रजिस्टर में डालते हैं, और एडवोकेट आइडेंटिफाई करता है कि हाँ
मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, मेरे सामने हुआ है और ये आप यहाँ देखोगे ये अब है, ये मेरी साइन है, यहाँ मैं उसको वेरीफाई किया, ठीक है। ये तो हो गई थ्योरी की बात। अभी मैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे आऊँगा, एक चीज़, एक क्लास हमारा पैरा और रह गया। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगेन बहुत डिटेल में हमने सारी बात करी है, पहली वीडियो में नहीं देखी तो प्लीज़ आकर के देखो, बहुत डिटेल में समझाया है, एक एक पेज, एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक लाइन कैसे क्या होता है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अगेन, क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है और इसमें आपके पास सबूत हैं, अगर जैसे वाइफ आपको छोड़ के गई, नहीं आना चाहती, तो आपके पास इन केसेस में ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मगर आपके पास अगर वीडियो रिकॉर्डिंग्स, चैट्स हैं या फिर कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि आपके केस के लिए इंपॉर्टेंट है या आपके एडवोकेट्स आपको देना ज़रूरी है, वो इसमें लगाएं, लिखें, डालें, तो वो दे दो। अदरवाइज इसमें भी कुछ खास नहीं जाता। एक मैरिज फोटोग्राफ, मैरिज कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस के लिए बेसिक चीज़ें जाती हैं और ये केस आपका फाइल हो जाता है। लास्ट में वकालतनामा, जिसमें अगेन मैंने फिर सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं, डाइवोर्स वाली वीडियो में हमने बोला था, वकालतनामा एक अथॉरिटी लेटर होता है जो हम को अथॉरिटी देता है क्लाइंट के थ्रू कि आप हमारा केस कंटेस्ट कर सकते हो हमारे बिहाफ पे। अब ये तो हो गई थियोरेटिकल बात सारी, मैंने जो बोला कि भाई थ्योरी में क्या होता है, बुक्स में क्या होता है, बुकिश में क्या होता है, कैसे कैसे हम फाइल कर सकते हैं, कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे। जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं तो इन सब का क्या होता है। तो देखो, फाइलिंग से पहले मैं बता देता हूँ कि फाइलिंग की जो आपकी जो तरीका रहेगा ना, वो तो यही रहेगा फाइलिंग का, ठीक है। इसके फाइल को आप पूरी रेडी करते हो और जब आप फाइल करने जाते हो, अब आज की डेट में और ऑनवर्ड्स ऑनलाइन फाइलिंग हो चुकी है सारी, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। एक पोर्टल पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का बना हुआ है जिसपे फाइल्स रेडी होती हैं, पहले पूरी तरह स्कैन होती हैं, फिर उस पर अपलोड होकर फाइल होती हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो फॉलो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप ऑनलाइन फाइल जब करते हो, उसको जैसे ही अप्रूवल आ जाता है ऑनलाइन, जैसे आप फाइल करोगे वो पेंडिंग में चला जाएगा, फिर वो बैक एंड पे उसे अप्रूव करेंगे, ऑब्जेक्शन देखेंगे कि इसमें कोई, ये प्रैक्टिकल में अप्रोच बता रहा हूँ। आप सोचो कि मेरे ड्राफ्ट बन गया, स्कैन कर लिया, मैंने फाइल कर दिया और वो फाइल हो गया। अब मैं प्रैक्टिकल बात पे आ गया हूँ, फाइल रेडी करी, बनाई, आपने उसे फाइल किया। अब इसमें बाई चांस मान लो कोई ऑब्जेक्शन आ गया, किसी भी, और ऑब्जेक्शन क्या होता है, कुछ भी ऑब्जेक्शन हो सकता है और ये बहुत नेचुरल है। अच्छे अच्छे लॉयर्स, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स या फिर जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं, वो भी गलती कर देते हैं, बहुत छोटी गलतियां होती हैं जो रेक्टिफेबल होती हैं और हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक बेसिक वो बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्शन आया कि सर पार्टी के साइन रह गए कहीं पे भी, जैसे मान लो यहाँ रह गए, ठीक है, और आपने इसको बिना उसके साइन फाइल कर दिया, तो ये ना ऑब्जेक्शन में आ जाएगा कि पार्टी के साइन एक जगह मिसिंग है। तो अब आप क्या करोगे कि इसको, आप फिजिकल फाइल तो आपके पास है ही, उसमें साइन करवाओगे, उसको वापस से स्कैन करोगे, चाहे वो आपके ऊपर है, चाहे पूरी फाइल कर लो, चाहे उस पेज को स्कैन करके आप ऐड कर लो और फिर उसको दोबारा फाइल करोगे, ठीक है। वो एक बेसिक ऑब्जेक्शन का ऑप्शन बताया मैंने, बहुत सारे भी आ जाते हैं, कभी कभी मल्टीपल, कभी कभी नहीं भी आते, एक बार में हो जाती है अगर आपकी फाइल पूरी रेडी है तो। उसको फाइल किया, अप्रूवल आ गया बैक एंड से, फिर आप जाओगे ये फिजिकल फाइल कोर्ट में सबमिट करोगे। ये आज की डेट का सिनेरियो है, अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, जैसे हाई कोर्ट में हो रखा है। हाई कोर्ट में आप ऑनलाइन फाइल करते हो, आपको उसको बाद कुछ नहीं करना। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑनलाइन फाइल करके फिजिकल फाइल होता है। फिजिकल फाइल होगा, फिजिकल फाइल आप देख के आओगे, विद इन अ डे और 2 और मोस्ट मैक्सिमम विद इन अ वीक आपकी फर्स्ट डेट आ जाती है केस की। उसके बाद क्या होता है मैं रिपीट नहीं करूंगा, फर्स्ट वीडियो में मैंने सारा प्रोसेस बता रखा है कि ट्रायल में कैसे क्या क्या स्टेज होती हैं और क्या क्या कैसे कैसे होता है। इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, तो वो देख लेना अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ एक्चुअल अप्रोच कि ये सेक्शन कितना यूजफुल है और कितना नहीं है। तो देखो, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, ये एक इकलौता ऐसा सेक्शन है जो एक बिल्कुल वेस्ट है हमारे एक्ट में और हिंदू मैरिज एक्ट में। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इस सेक्शन से आज तक मैंने तो नहीं एटलीस्ट देखा कि कुछ हुआ हो, क्योंकि ये सेक्शन सिर्फ, ये पिटीशन सिर्फ इस इंटेंशन से डाली जाती है हस्बैंड के थ्रू
कि मेरा जो मोडस है, मेरा जो कंडक्ट है, अगर मैं ये डालता हूँ, ये शो करता हूँ कि मेरे को चाहिए मेरी वाइफ वापस आ जाए, तो मैं ये पिटीशन डालता हूँ ताकि कोर्ट की नज़र में ऑन रिकॉर्ड ये आ जाए कि भैया मैंने तो ट्राई किया था, सेक्शन 9 में भी मैं गया था कि ये मेरे पास वापस आ जाए, लेकिन इनका कंडक्ट ऐसा है, ये वापस नहीं आते, ये चाहते ही नहीं आना। तो देखो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये एक ऐसी प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये एक ऐसी वेस्ट लिटिगेशन है। अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है आपको ना, तो ही आप ये डालते हो, या फिर वो एडवोकेट्स डाल देते हैं जिनको थोड़ा पैसा बनाना है या पैसा खर्च, मतलब क्लाइंट को खींचना है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ये बात, और बहुत प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, आपको कोई नहीं बोलेगा। ये बहुत ऑनेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ मैं जो चल रही है। बहुत गिने चुने केसेस होते होंगे जहाँ जी जेन्युइनली गलती होगी और जेन्युइनली कुछ होता होगा, बट आज तक मैंने नहीं देखा। तो इन केसेस में होता क्या है, जब ये डल जाती है और सामने वाली पार्टी पे समन चले जाते हैं उनको बुलाने के लिए, तो पार्टी पे समन चले गए, पार्टी को पता है कि समन आ गए। अब वो क्या करते हैं कि वो कंसल्ट करेंगे अपने किसी एडवोकेट से, फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव। उनको पता चलता है कि अच्छा ये पिटीशन है, एडवोकेट साहब क्या बोलते हैं उनको कि आपको इसमें जाने की जरूरत, अगर ही इज़ अ वेरी जेन्युइन एडवोकेट, अगर आपके जो एडवोकेट अच्छे हैं, जेन्युइन है, तो वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आप इस केस में जाओ और इसको कंटेस्ट करो। क्यों? क्योंकि इस केस में जाने का कोई फायदा नहीं है अनलेस आप रेडी हो सेटलमेंट के लिए, या फिर आप वापस उसके हस्बैंड के घर आने के लिए तैयार हो, कुछ ऐसा हो रहा हो। वरना आप इस केस में नहीं जाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना आपके केस पे, आपको या किसी भी तरह से एडवर्स हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं होना। इसका कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, ये डिसमिस हो जाएगी। ऑर्डर हो भी जाएंगे तो आप किसी को, मान लो कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया, एक्स पार्टी कर दिया, हस्बैंड के फेवर में कर दिया, पार्टी नहीं है, अब उसको नहीं भी आप कंप्लाई करोगे उससे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आप किसी को ज़बरदस्ती, क्योंकि ही और शी वुड बी एन अडल्ट, तो आप किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं बोल सकते आप किसी के साथ रहो। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है, हस्बैंड डाल ज़रूर देता है लेकिन सामने वाली पार्टी अपीयर नहीं होती और ये वेस्ट हो जाता है। फिर आगे हस्बैंड अपने हिसाब से प्रोसीड करता है एज पर द स्ट्रैटेजी ऑफ द एडवोकेट कि चलो अब हम डाइवोर्स डालते हैं या आगे चलते हैं, और इसको बैकिंग बना देते हैं, इसको बैकअप में डाल देते हैं कि ठीक है हम तो भाई हमारा कंडक्ट आप देखो स्टार्टिंग से, कोर्ट को दिखाने के लिए कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, सेक्शन 9 भी डाला, ये भी डाला, वो भी डाला, मगर ये आना ही नहीं चाहते। तो मेरे हिसाब से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ना किसी को कभी कुछ हुआ इसमें, लेकिन जानना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रैक्टिस चल रही है और बहुत चल रही है, डाली जा रही है। और अगर क्लाइंट बोलता है तो आप भी डालोगे, और डालना भी चाहिए, कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ता ही है, लेकिन सिग्निफिकेंस मुझे नहीं लगता इसका कुछ। तो ये हो गया सेक्शन 9 आज कवर, और इसको एक बार अच्छे से, मेरा सजेशन है इसका, आप एक बार अच्छे से इस ड्राफ्ट को पढ़ लेना, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ड्राफ्टिंग का मैंने बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।